वेरी वॉम वेलकम टू एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सामान, फिर हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, राइट। हमें पता लगा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था, वायलेंस हो रहा था, लोगों को बताना ज़रूरी था कि नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है। कांग्रेस के अंदर खुद ही फैक्शनलिज्म हो गया था, कुछ लोग कह रहे थे हमको विद इन द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश कुछ काम करना है, and some were saying कि we need a revolution. This is the difference between radicals and moderates. ठीक है. Then we talked about the Great Depression of Europe, especially Britain. Then we came to know कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है 1919 का, उसके हिसाब से डायरकी भी आएगी, बाइकैमरलिज्म भी आएगा, प्रोविंशियल इलेक्शंस भी आएंगे, और एक प्रॉमिस आएगा। क्या प्रॉमिस आएगा कि 10 सालों बाद हम एक कमीशन भेजेंगे, स्टैट्यूटरी कमीशन भेजेंगे इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो देखेंगे कि क्या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन इंडिया पहुंचती है, उसको बोलते हैं साइमन कमीशन। भेजी किसने होती है? वो सर जॉन साइमन जो होते हैं वो भेजते हैं। भेजी किसने होती है? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, जिसका नाम होता है टोरी गवर्नमेंट, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी ने भेजी होती है। जब वो इंडिया आती है तो पता लगता है कि उसमें तो कोई इंडियन ही नहीं है। अरे आप हमारे देश के बारे में हमको बताएंगे जिसमें इंडियन ही नहीं है? ऐसा थोड़ी ना चलता। ये सब पता लगा कर लोग स्पेशली गांधी जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो साइमन गो बैक का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। ये सब होने के बाद हमको और डिटेल में, मैंने आपको सबसे पहले तो वो समझाया था, कलकत्ता और नागपुर सेशन में डिफरेंस बताया था। नेहरू रिपोर्ट आती है, क्योंकि साइमन कमीशन में बताया गया था, उनकी रिपोर्ट में जो 1930 में दी गई थी कि हम डायरकी को एबॉलिश कर देंगे, आपको सारा गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फेडरलिज्म मिल जाएगा। तो हमने बोला था कि भैया हमको सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं चाहिए, हमको फुल पावर चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन ने बोला था कि सेंटर में तो जी हम ही रहेंगे। इसी बात का कटाक्ष करते हुए नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट किसने निकाली थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने बोला कि हमको चाहिए 3 चीज़ें, दैट इज़ DFR, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए सेंटर में, जो कि हमारी होगी। ये सब होने के बाद कोई नहीं माना। अगले साल ही जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन किया, उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज बोल दिया। उन्होंने बोला कि जो भी है अपनी एक तरफ, हमको अपनी इंडिया के लिए एक यूनाइटेड गवर्नमेंट चाहिए जो हम संभालेंगे, और चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज। उसके चक्कर में हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी जो होगा हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। और फिर शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि वी विल नॉट ओबे विद द ब्रिटिश। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने फिर बोला, प्रॉमिस किया कि प्लीज़ इसको नॉन वायलेंट बनाइएगा। और एक और डिफरेंस आया इसमें, विमेन पार्टिसिपेशन बहुत आई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हाँ बहुत सारी औरतों ने गांधी जी की बात सुनी, मानी, समझी, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन उतना नहीं था। बट इफ़ वी सी द डिफरेंस एंड द लेवल ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। ठीक है। अब आप अगर सबसे पहले तो ना किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका टाइमलाइन याद करिए। ठीक है। सबसे पहले गांधी जी आते हैं चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। ठीक है। ये सब होने के बाद ऑल अटैक सत्याग्रह होता है, फिर नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट होता है, फिर उसका मतलब कलकत्ता सेशन होता है, नागपुर सेशन होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, चौरी चौरा होता है। अब आ जाते हैं हम आपके 1929 पूर्ण स्वराज के बाद। पूर्ण स्वराज के बाद गांधी जी ने बोला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जैसे मैंने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया था, एक साथ में मैं एक प्लेटफॉर्म पर उनको लेके आया, आई वॉन्ट सम बाइंडिंग रीज़न अगैन। वो बाइंडिंग रीज़न वो ढूंढते हैं नमक में, सॉल्ट में। क्योंकि सॉल्ट चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, छोटा हो, बड़ा हो, सो कॉल्ड ऊंची जात का हो, सो कॉल्ड नीची जात का हो, ठीक है, भूरा हो, गोरा हो, कहीं रहता हो, उसको सॉल्ट ज़रूरी है कि नहीं? विदाउट एनी डिफेंस किसी भी इंसान को नमक बहुत ज़रूरी है, और ये एक बाइंडिंग फोर्स थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब क्योंकि उनको यूनिटी चाहिए थी, क्या चाहिए थी ना गांधी जी को यूनिटी चाहिए थी, उस चीज़ के लिए उन्होंने बोला कि अब आई विल यूज़ सॉल्ट। तो उन्होंने सॉल्ट का यूज़ करके अगेन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को क्या कर लिया? यूनाइट कर लिया। ये होगा हमारा बैकग्राउंड। हमने फिर रेडिकल्स और मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा था। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? वेरी गुड, रेडिकल थे। एंड सो गोज फॉर सुभाष चंद्र बोस।
अब आते हैं पूर्ण स्वराज के बाद। ये पूर्ण स्वराज था, सब लोग सुन रहे हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी है, मतलब बोल दी है ना। अब आते हैं इधर, पहले आपको कुछ समझा देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा। अच्छा, ये हमारे गांधी जी हैं, सबको पता है, ये हमने आपको फोटो लर्न कराई थी। ये है हमारे वाइस रॉय लॉर्ड इरविन। आपको याद रखना है, साइमन कमीशन के टाइम पे थे, सिंपल सी बात है, बात याद रखना। अब हुआ क्या कि सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट हमको इंडिपेंडेंस दे नहीं रही थी, पूर्ण स्वराज दे नहीं रही थी। जवाहरलाल नेहरू पीछे पड़े थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। गांधी जी पीछे पड़े थे कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, छोड़ दो हमको। तो गांधी जी थक गए, वो कहते कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ब्रिटिशर्स मान जाएं। उन्होंने एक लेटर लिखा, ये लेटर है, ये लेटर लिखा किसने? गांधी जी ने इरविन को। उन्होंने बोला, सर ये लेटर में मेरी 11 डिमांड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर तो ये बातें मन गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये बातें आपने नहीं मानी तो मैं ऐसा रेवोल्यूशन, ऐसा मूवमेंट लॉन्च करूँगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो एट द एंड क्या हुआ कि इसमें से कुछ क्लॉजेस, मतलब कुछ पॉइंटर्स लॉर्ड इरविन ने एग्री किए, लेकिन कुछ पॉइंटर्स नहीं किए। जब गांधी जी को पता लगा कि इन्होंने मेरी कुछ बातों को, यानी कि इंडिया की कुछ बातों को एग्री नहीं किया, तो उन्होंने अंततः एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जारी कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब उन्होंने लॉन्च कर दिया तो डांडी मार्च किया। डांडी मार्च का मतलब क्या होता है? डांडी पर जाना, मार्च करते हैं, याद है असेंबली में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में मार्च करते थे, वो वाला मार्च। अब उन्होंने मार्च किया, साबरमती उनका आश्रम था जहाँ पर वो रहते थे, उधर से ऐसे 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 धीरे 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 सबको पार करके वो आए डांडी। डांडी में उन्होंने जो है सॉल्ट उठाकर, ये देखिए सॉल्ट उठाकर, ये देखिए उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब सॉल्ट लॉ क्या था जी? सॉल्ट लॉ एक ऐसा लॉ था जो कहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसने ऐसी पावर दी जिसमें इंडियन ओशंस या इंडियन वाटर ले लेते हैं, इंडियन वाटर से ब्रिटिश गवर्नमेंट जब सॉल्ट लेती थी इवेपोरेट करके पानी को, जो भी है, वो सॉल्ट जब वो पैकेट में लाके आती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट, और जब वो इंडियंस को बेचती थी तो उस पर बहुत बड़ा टैक्स लगाती थी। तो इंडियंस बोले, यार हमारा ही नमक है, हमको ही बेच रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हमको इतना महंगा करके टैक्स लगा के बेच रहे हो। तो इंडियंस ने खुद बनाना शुरू कर दिया, कहते हैं हमको क्या, हम भी इवेपोरेशन करके नमक बना लेंगे ओशन में से। तो उन्होंने बैन कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती कि आप सॉल्ट नहीं बनाएंगे। इस लॉ को ब्रेक किया हमारे गांधी जी ने। उन्होंने बोला कि हक पहले, जो भी चीज़ है बाद में, हक पहले। तो उन्होंने सॉल्ट लॉ, मुट्ठी भर सॉल्ट उठाकर उन्होंने ब्रेक कर दिया। ये आपको बैकग्राउंड समझ में आ गई। अब आते हैं डिटेल्स में। तो महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। सही बात है, ये डेट याद करो, 31 जनवरी 1930, ठीक है। अभी अभी पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया है ना, अभी अभी 26 को 1929 में अभी किया, 1 साल ही हुआ। तो उन्होंने क्या किया, ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन, लॉर्ड इरविन को उन्होंने लेटर भेज दिया। उसमें कितनी डिमांड्स थी? 11 डिमांड्स थी। सम ऑफ देम वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, हम पढ़ेंगे डिमांड्स क्या थी। कुछ डिमांड्स जो थी वो एम ई थी, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड्स, लेकिन कुछ स्पेसिफिक थी। किसको लेकर? स्पेसिफिक क्लासेस को लेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में और पीजेंट्स के फेवर में भी थी। रेंज देख रहे हैं आप? आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग। आइडिया ये था कि जो रेंज होगी, यानी कि लोगों की कवरेंस होगी, जितने लोगों को हम कवर करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, सो दैट ऑल द क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो बुर्जुआजी हो, चाहे वो आपके पीजेंट हो, ज़मींदार हो, ठेकेदार हो, लैंड लॉर्ड्स हों, आपके पीजेंट्स हों, आपके फार्मर्स हों, आपके इंडेक्टेबल लोग हों, सबके लिए वो फेयर हो और वो यूनाइट कर सके इंडियन सोसाइटी में और सबको टुगेदर लाया जा सके, यानी कि दे एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन। जो सरल बात है। द मोस्ट स्टिरिंग या स्टोरिंग मतलब अचानक सी, मतलब शॉकिंग डिमांड थी टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स एबॉलिश करे। सॉल्ट टैक्स वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड पुअर अलाइक।
ठीक है, सॉल्ट ऐसा था जो पुअर भी लोग लेते थे और रिच लोग भी लेते थे, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, खाने में सबसे ज़रूरी भी था. द टैक्स ऑन द सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, ये लाइन बहुत ज़रूरी है. जिन जिन को ये लाइन समझ में आ गई है उनको ये टॉपिक भी समझ में आ चुका है. क्या लिखा है, पढ़ो दोबारा. द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन. गवर्नमेंट सॉल्ट पे टैक्स लगाती थी और गवर्नमेंट जो थी वो उनकी मोनोपोली थी. मोनोपोली गेम भी होती है ना. मोनोपोली का मतलब होता है जब मेरे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता, पेटेंट. और गवर्नमेंट ने, मैंने अभी भी बताया था, प्रोडक्शन पे पेटेंट किया था. उन्होंने बोला था कि और कोई नहीं बनाएगा, बैन कर दिया था इंडियंस को, है ना. तो द टैक्स ऑन द सॉल्ट, जिसको सॉल्ट टैक्स बोलते हैं, एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड एंड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल. गांधी जी ने बोला, ओ देशवासियों देखो कितना हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारा नमक हमको ही बेच रहे हैं. फिर महात्मा गांधी का जो लेटर था वो एक अल्टीमेटम था ट्रू. इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th मार्च, 11 डिमांड्स थी और 11th मार्च को पूरे करने को बोला था, अल्टीमेटम दिया था, डेट दिया था, डेडलाइन. द लेटर स्टेटेड कांग्रेस, हाँ, इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड तो कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. ख़त्म. इरविन, लॉर्ड जो हमारे वाइसरॉय इरविन थे, ही वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट. ओ माई गॉड, उन्होंने बोला कि मैं नेगोशिएट नहीं कर पा रहा. तो महात्मा गांधी ने अपना सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया. किन लोगों के साथ? उनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ. ये आपको जो नंबर है ये याद करना है. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है. 78, 7 के बाद क्या आता है? 8, मतलब 78. ठीक है. ट्रस्टेड वॉलंटियर, ट्रस्टेड मतलब जिन पर उनको भरोसा था. वॉलंटियर्स, जो लोग उनके साथ अपनी मर्जी से जुड़ना चाहते थे उसको वॉलंटियर बोलते हैं. वॉलंटियर क्या होता है? जो खुद अपनी मर्जी से आगे आए, जिसको उसको अपॉइंट नहीं किया जाता है. अब ये मार्च जो साबरमती आश्रम से डांडी तक की थी वो 240 माइल्स की थी. गांधी जी के आश्रम साबरमती से लेकर गुजरात कोस्ट डांडी तक. वो लोग 24 दिन चले और 10 miles a day. आप सोच सकते हैं 24 days regular walking, that to 10 miles a day. Thousands came to hear महात्मा गांधी wherever he stopped. जहाँ पर भी महात्मा गांधी रुकते थे वहाँ पर हज़ारों की पॉपुलेशन में लोग आके उनकी बातों को सुनते थे, उनके लेक्चर्स को सुनते थे. और उनमें वो बताते थे कि हमको स्वराज चाहिए, हमको सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहिए और हम पीसफुली ब्रिटिशर्स को डिफाई करेंगे, उनका कटाक्ष करेंगे और उनको इंडिया से वापस भेजेंगे, लेकिन कैसे? पीसफुली. 6 अप्रैल को ही रीच डांडी. 6 अप्रैल को वो डांडी पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने अपना सॉल्ट जो टैक्स था वो बॉयकॉट कर दिया, वो डिफाई कर दिया. कैसे? जब उन्होंने लॉ को वायलेट किया सी वाटर को बॉईल करके, उसमें से नमक निकाल के. ठीक है, ये प्रोसेस था जब उन्होंने ये फाइनली सॉल्ट टैक्स एबॉलिश कर दिया. अब इस चीज़ से हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट. यानी कि आपने सिविली डिसोबीडियंट आप बिहेवियर दिखाया ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब आपने उनका सॉल्ट टैक्स को नहीं माना. ठीक है. अब ये मूवमेंट डिफरेंट कैसे था नॉन कोऑपरेशन से, वगैरह वगैरह मानने पड़ेंगे. ये समझ में आ गया. He clearly said that if the government does not accept these demands, he will start civil disobedience movement. अभी तक साइमन कमीशन फेल हो गई थी, उनकी रिपोर्ट कोई नहीं मान रहा था. डोमिनियन स्टेटस हमको चाहिए नहीं था क्योंकि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए था और ग्रेट डिप्रेशन हो रहा था लोगों को. ठीक है. गांधी वांटेड अ पीसफुल सोल्यूशन, जो भी हमने बोला. और उन्होंने बोला है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी अनरीजनेबल हो रही है, बिना सर पैर की बात. टू जस्टिफाई स्टार्टिंग अ मास मूवमेंट उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया. कौन सी तारीख को? 12 मार्च 1930. ठीक है. हाँ, ये डिमांड्स क्या थी? इनमें से सब देखो. पहली डिमांड थी कि लैंड रेवेन्यू को कम करो, टैक्स जो आप लैंड पे लेते हो. सॉल्ट टैक्स एबॉलिश करो. मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो आप करते हो वो प्लीज़ कम करिए और इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ पे पैसा ज़्यादा लगाइए. हाई ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरीज है उसको कम करिए. ठीक है. इम्पोज करिए प्रोटेक्टिव टैरिफ ऑन फॉरेन क्लोथ. होता क्या था कि जब इंडिया में कुछ आना होता है ना तो आपको बाउंड्री क्रॉस करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता है. ठीक है.
और वो टैक्स जितना कम होगा उस फॉरेन कंट्री के लिए उतना अच्छा होगा, लेकिन जितना वो टैक्स ज़्यादा होगा उतना ही डिफ़िकल्ट होगा उस फॉरेन कंट्री के लिए अपना प्रोडक्ट इस देश में बेचना। क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि लोग खादी पहने और इंडिया में बनी हुई चीज़ें पहने, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि टैक्स बढ़ाओ, टैरिफ बढ़ाओ। मिडिल क्लास के लिए उन्होंने क्या डिमांड किया? सबसे पहले करेंसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करिए। उन्होंने बोला रुपये की वैल्यू फेयर बनाओ, रिलीज़ करो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिनको तुमने जेल किया है बिना सिर पैर की बात थी। अबॉलिश करो CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अबॉलिश करो। अब CID वो वाला CID नहीं है जो आप सोनी पे देखते थे, ये वो वाला CID है। इसका मतलब होता है जो नेशनलिस्ट्स यानी कि गांधी जी और उनके फॉलोअर्स पर हमेशा निगरानी रखते थे, उन पर स्पाई करते थे, उनको अबॉलिश करने की बात हो रही है। अलाउ कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, कोस्टल शिपिंग यानी कि शिप्स रन करना शुरू करिए। अलाउ इंडियंस टू कैरी आर्म्स, उनको जैसे यूरोपियन, पहले क्या होता था सिर्फ यूरोपियन आर्मी को अलाउड था आर्म्स कैरी करना, लेकिन फिर हमने बोला कि इंडियन को भी अलाउ करो। और टैक्स, लिक्कर और ओपियम ये ड्रग होता है और ये दारू होती है, इन पे टैक्स बढ़ाओ, ये बात हुई थी। ठीक है, तो thousands in different parts of the country broke the salt law, जैसे हमको पता है, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. As the movement spread, foreign cloth was boycotted. वाह, बहुत सक्सेसफुल हुआ, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट कर दिया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया। पिकेट का मतलब क्या होता है? उनको बंद कर दिया। ठीक है, पिकेट किया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, लोगों ने बोला कि हम लैंड टैक्स पे ही नहीं करेंगे, हम चौकीदारी टैक्स पे ही नहीं करेंगे। विलेज के ऑफिशियल्स जिनको ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था कि अब विलेज का ख्याल रखेंगे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, और मैनी प्लेसेस में फॉरेस्ट पीपल यानी कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को ओबे करना भी छोड़ दिया। गोइंग इन टू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते थे, जिन पर किसी का भी हक नहीं होता था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी आप नहीं आएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।